दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम शेल्टर है, जिसे सिक्स सोल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है। ये फिल्म रिलीज की गई थी 2010 में और IMDb पर इस फिल्म को 6.1 की रेटिंग मिली है। दोस्तों ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है जिसके एंड में कमाल का प्लॉट ट्विस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी को बिना वक्त जाया किए। मूवी की शुरुआत डॉक्टर कारा को दिखाने से होती है, जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं। एक दिन उसके फादर, जो खुद भी एक मनोवैज्ञानिक हैं, कारा को कॉल करते हैं कि उसके पास एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मरीज है जिससे कारा को मिलना चाहिए। अगले दिन कारा अपने डैड के पास इस मरीज से मिलने पहुंच जाती है। इसका नाम डेविड है। डेविड का कुछ साल पहले एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसने अपने दोनों पैरों को खो दिए और अब वो व्हील चेयर यूज करता है। कारा डेविड से कुछ सवाल पूछती है और डेविड शांति से सभी सवालों के जवाब दे देता है। वो उसे कुछ नंबर्स की पिक्चर्स भी दिखाती है जिन्हें डेविड आसानी से पढ़ लेता था। इसके बाद कारा रूम से बाहर आकर अपने डैड के पास जाती है और उनसे कहती है कि ये तो बस एक नॉर्मल पेशेंट है, इसमें क्या खास है। इसके बाद डॉक्टर हार्डिंग एक कॉल करते हैं जो डेविड के रूम में बजता है। डेविड उस कॉल को पिक करता है और डॉक्टर हार्डिंग पूछते हैं कि क्या वो एडम से बात कर सकते हैं, जिस पर डेविड कहता है कि यहाँ कोई एडम नहीं है। और अचानक ही डेविड को कुछ हो जाता है। कुछ देर बाद वो फोन पर कहता है कि वो एडम बोल रहा है। दोस्तों एडम को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था और डेविड उसकी दूसरी पर्सनैलिटी थी। इसके बाद कारा फिर से उस रूम में जाती है और डेविड, जो कि अब एडम है, उससे कुछ सवाल पूछती है और इस बार एडम के जवाब डिफरेंट थे। अब कारा उसे फिर से वही नंबर्स की पिक्चर्स दिखाती है, लेकिन इस बार एडम को उनमें कोई नंबर नहीं दिखता क्योंकि वो कलर ब्लाइंड है। कारा को दूसरा बड़ा झटका तब लगता है जब एडम अपनी व्हीलचेयर से खड़ा होकर वहां से जाने का पूछता है। अब ये काफी अजीब बात थी क्योंकि डेविड सब कुछ साफ साफ देख पा रहा था लेकिन वो चल नहीं सकता था। लेकिन जब वो एडम में बदला तो वो चल सकता है, लेकिन अब वो कलर ब्लाइंड है। कारा को समझ आता है कि एडम असली है और डेविड उसकी दिमाग की उपज है। इसके बाद कारा अपनी बेटी सैमी को पिक करने जाती है जो अपने अंकल स्टीफन के यहाँ पर थी। अगले दिन कारा हॉस्पिटल जाकर अपने फैमिली फ्रेंड चार्ली से मिलती है और उससे एडम की हॉस्पिटल फाइल मांगती है। चार्ली उसे वो फाइल फैक्स करने को बोलता है। हम नोटिस करते हैं कि चार्ली की पीठ पर किसी तरह की बीमारी हुई है। कारा डेविड के बारे में रिसर्च करती है और उसे पता चलता है कि डेविड नाम का असल में भी एक आदमी है जिसके पैर खराब हो गए हैं। कारा अगले दिन असली डेविड से मिलने जाने का फैसला करती है। दोस्तों कारा के हस्बैंड का कुछ समय पहले कुछ लोगों ने मर्डर कर दिया था। हर रात को सोने से पहले कारा अपनी बेटी सैमी को गॉड की प्रेयर सुनाती है, जबकि सैमी को अब गॉड पर बिल्कुल फेथ नहीं है। उसे लगता है कि अगर गॉड होते तो उसके फादर को मरने नहीं देते। उसी रात को कारा चार्ली को कॉल करती है क्योंकि उसने अभी तक एडम की फाइल नहीं भेजी थी। लेकिन हम देखते हैं कि चार्ली की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसी समय हम चार्ली के रूम में एक घोस्टली फिगर को भी देख पाते हैं और चार्ली की मौत हो जाती है। अगले दिन कारा डेविड के घर पहुंच जाती है जहां उसे उसकी मॉम मिसेस बर्नबर्ग मिलती है और यहाँ कारा को एक और बड़ा झटका लगता है। उसे पता चलता है कि डेविड की 25 साल पहले ही मौत हो चुकी है। अपने पैरों के एक्सीडेंट के बाद उसका गॉड पर से विश्वास उठ गया था। वो अपना इलाज करवाने एक माउंटेन में एक कल्ट के पास गया था, लेकिन वहाँ उसे बुरी तरह टॉर्चर कर मार दिया गया। हम यहाँ ये भी नोटिस करते हैं कि मिसेस बर्नबर्ग काफ़ी रिलीजियस हैं, लेकिन कारा इस सब को साइंस से जोड़कर देखना चाह रही थी। वो अपने फादर के सामने एक थ्योरी रखते हुए कहती है कि असली डेविड का मर्डर सन 1982 में हुआ था और उसके मर्डर की खबर सभी न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल पर थी। एडम इस समय 6 साल का था। उसने ये न्यूज़ देख डेविड को अपने माइंड में रख लिया होगा, जो अब उसकी एक अल्टरनेट पर्सनैलिटी बन चुका है और उसे अपने बारे में सिर्फ वही बातें पता है जो न्यूज़ चैनल में दिखाई गई थी। अपनी बात को साबित करने के लिए कारा अगले दिन असली डेविड की मॉम को यहाँ बुलाती है, जिसे एडम बिल्कुल नहीं पहचानता। इसके बाद डॉक्टर हार्डिंग फिर से एडम को कॉल कर डेविड के बारे में पूछते हैं और एडम जोरों से चिल्लाते हुए डेविड बन जाता है। और अब डेविड वो अपनी मदर को पहचान पा रहा था और वो रोने लगता है। इसके बाद डेविड मिसेस बर्नबर्ग को कुछ ऐसी बातें बताता है जो सिर्फ वो और उसका बेटा डेविड ही जानते थे, जैसे वो हमेशा अपने पॉकेट में एक कील रखती है जो उसे और डेविड को मिली थी। अब ये सुन मिसेस बर्नबर्ग हैरान हो जाती है और एडम से ये कहकर कि वो एक बुरा इंसान है वहाँ से चली जाती है। और कारा समझ नहीं पा रही थी कि एडम को डेविड के बारे में इतना कैसे पता है। अगले दिन वो डेविड को उसी माउंटेन के जंगल में ले जाती है जहाँ असली डेविड का मर्डर हुआ था। डेविड कहता है कि वो इस जगह को पहचानता है और बुरी तरह डरने लगता है। उसे कुछ फ्लैशबैक आते हैं जिनमें एक अननोन पर्सन उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिसे डेविड डेविल बोलता है। इसके बाद एडम थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है और कारा के सामने एडम की तीसरी पर्सनैलिटी बाहर आती है जिसका नाम वीजली है। रिसर्च करने पर कारा को पता चलता है कि वीजली भी एक असली इंसान था। वो एक रॉक बैंड में था और उसने 1994 में सुसाइड कर लिया था। उस समय एडम जेल में था। उसने वीजली की खबर देखी होगी और सोचा होगा कि मुझसे बुरा तो इसके साथ हो रहा है और इसी वजह से उसने अपनी तीसरी पर्सनैलिटी वीजली को जन्म दिया होगा। हम वीजली का भी एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें उसके पास भी घोस्टली फिगर था जिसे डेविड ने भी मरने से पहले देखा था
और शायद यही डेविल इन सब की मौत का कारण है। अब कारा एडम के घर जाती है जो पूरी तरह बिखरा पड़ा था। कारा को यहाँ कुछ डिमोनिक सिंबल्स और ऑब्जेक्ट्स भी मिलते हैं जिनसे एडम डेविल की पूजा किया करता था। कारा को इस घर के बाथटब में किसी अनजान आदमी की लाश भी मिलती है और उसे देख कारा तुरंत पुलिस को वहां बुला लेती है। इसके बाद कारा सैमी को लेने उसके स्कूल जाती है जहां एडम उससे मिलने आया था। वो सैमी से पूछता है कि क्या वो गॉड में विश्वास रखती है, जिस पर सैमी कहती है कि उसने अपने फादर की मौत के बाद से ही गॉड पर बिलीव करना छोड़ दिया है। कारा तुरंत अपनी बेटी को एडम से अलग कर लेती है और एडम सैमी से एक चौथी पर्सनैलिटी में मिलने आया था जिसका नाम चार्ली है, जिसे हमने मरते हुए देखा था, जिसका मतलब एडम में अब उसकी भी पर्सनैलिटी आ गई है। अब वहाँ पुलिस आकर एडम को पकड़ लेती है और उससे पूछताछ करती है कि उसके घर में किसकी लाश है। कारा नोटिस करती है कि जो पर्सनैलिटी एडम के अंदर है उन सभी लोगों की मौत हो चुकी है और साथ ही ये सभी लोग नास्तिक थे और गॉड पर बिलीव नहीं करते थे। एडम की वीडियो फुटेज देखते समय कारा को एक परछाई दिखती है जैसे कोई घोस्ट एडम को पजेस कर रहा हो। कारा स्टीफन को इस फुटेज की जांच करने बोलती है और कारा फिर से डेविड की मदद से मिलने जाती है जो उसे बिच माउंटेन की एक डॉक्टर जिसका नाम ग्रैनी है से मिलने भेज देती है। कारा बिच माउंटेन जाती है लेकिन ग्रैनी उससे मिलने को तैयार नहीं थी और उसे वापस भेज देती है। कारा जब वहां से जा रही थी तब वो एक आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनती है और चुपके से वापस जाकर देखती है कि ग्रैनी और यहाँ के लोगों ने एक बूढ़े आदमी को पकड़ा हुआ था। ग्रैनी कोई रिचुअल कर उस आदमी के शरीर से उसकी आत्मा को खींचकर एक जार में फूंक देती है जिस पर एक स्ट्रेंज सिंबल बना हुआ था। फिर ग्रैनी उसके पेट को काटकर उसमें से कैंसर वाला हिस्सा निकालती है और फिर उस जगह पर टाँके मार देती है। इसके बाद उसकी सोल जार में से खींचकर वापस उसी आदमी में फूंक देती है। ऐसा कर ग्रैनी इस आदमी का इलाज कर रही थी। उसे पता था कि कारा ये सब चुपकर देख रही है। वो उससे पूछती है कि क्या अब भी वो साइंस पर ही विश्वास करती है। इसके बाद कारा वहां से चली जाती है और उसे स्टीफन का वॉइस मेल मिलता है। स्टीफन ने उस वीडियो की परछाई को साउंड वेव में कन्वर्ट किया था और उसे एक डिमोनिक वॉइस में क्रिश्चियन मूरे शेल्टर नाउ द फेथलेस सुनाई देता है, जिसका मतलब था क्रिश्चियन मूरे तुम नास्तिकों को पनाह दो। स्टीफन बताता है कि क्रिश्चियन मूरे 1918 में मर गया था। वो कारा को एक एड्रेस देता है जहां उसे क्रिश्चियन मूरे की पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों इधर हम देखते हैं कि सैमी जो कि स्टीफन के साथी है उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी, ठीक उसी तरह जैसे चार्ली की हुई थी, जिसका मतलब अगला नंबर सैमी का है। कारा एक बूढ़े आदमी से जाकर मिलती है जो उसे अपने बचपन की कहानी सुनाते हुए एक वीडियो फुटेज दिखाता है जो उसके फादर ने रिकॉर्ड की थी। बहुत समय पहले एक प्रीस्ट गॉड के बारे में पढ़ने उनके शहर आया था। उसका कहना था कि उन्हें जादू टोने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गॉड पर विश्वास रखने से ही वो हर बीमारी से ठीक हो जाएंगे। फिर शहर में इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी फैलने लगी, लेकिन लोगों को प्रीस्ट की फेथ वाली बात पर विश्वास था। लेकिन जल्दी उन्हें पता चला कि प्रीस्ट खुद एक नास्तिक है और उसने खुद को और अपनी दोनों बेटियों को पहले से ही बीमारी के टीके लगाए हुए हैं, इसलिए वो बीमार नहीं हुए। अब ये जान कि प्रीस्ट ने शहर के लोगों को धोखा दिया, लोगों ने उसकी दोनों बेटियों की हत्या कर दी। इसके बाद उस बिच ग्रैनी ने उस प्रीस्ट की आत्मा को चूस कर हवा में उड़ा दिया। इससे पहले उसकी आत्मा वापस उसके शरीर में जाती, उसने प्रीस्ट के मुंह में मिट्टी भर दी। इसके बाद ग्रैनी ने प्रीस्ट को कर्ज दिया कि उसका शरीर नास्तिकों की सोल्स के लिए घर बनेगा, जिसमें कई सारे नास्तिक लोगों की सोल्स रहेगी। और दोस्तों ये प्रीस्ट और कोई नहीं बल्कि एडम ही है। कारा को पुलिस का फोन आता है जिसमें उन्हें पता चलता है कि जिसकी बॉडी उन्हें एडम के घर से मिली थी वो और किसी की नहीं बल्कि एडम की है। दोस्तों एडम डेविल को पूजा किया करता था और जब डेविल ने उसे मारा तो उसकी सोल उस नास्तिक प्रीस्ट में चली गई। उसके बाद उसने कई सारे नास्तिक लोगों को ढूंढा और उन सबको मारकर उनकी सोल पर कब्जा कर लिया। और वो घोस्टली फिगर भी एडम का था। एडम को कोई मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी नहीं है, बल्कि उसकी बॉडी ने सारी सोल्स को पजेस किया हुआ है। अब ये जानकर कारा अपने फादर को कॉल करती है। कारा के फादर भी नास्तिक थे और वो भी बुरी तरह बीमार हो गए थे। कारा उन्हें एडम के बारे में चेतावनी देती है, लेकिन अब काफी देर हो गई थी और एडम यहाँ आकर मिस्टर हार्डिंग को भी मार देता है। इसके बाद कारा अपने भाई स्टीफन को कॉल कर सब कुछ बताती है। स्टीफन बताता है कि सैमी की तबीयत काफी बिगड़ती जा रही है, वो उसे डॉक्टर के पास ले जा रहा है। कारा समझ जाती है कि एडम अब सैमी को मारेगा क्योंकि वो भी एक नास्तिक है। वो स्टीफन को सैमी को लेकर विच माउंटेन पहुंचने को कहती है क्योंकि अब ग्रैनी ही सैमी का इलाज कर सकती थी। लेकिन स्टीफन और सैमी के पास एडम आ जाता है और ये दोनों उससे बचने के लिए बाथरूम में छुप जाते हैं, लेकिन एडम दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और स्टीफन को बेहोश कर देता है। इसी समय कारा सैमी से कॉल पर बात कर रही थी। वो उसे फोन स्पीकर पर डालने को कहती है और सैमी फोन स्पीकर पर डाल देती है और कारा जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि उसे डेविड से बात करनी है, जिससे एडम डेविड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गिरकर बेहोश हो जाता है क्योंकि डेविड व्हीलचेयर यूज करता है। स्टीफन सैमी को लेकर कारा तक पहुंच जाता है और कारा देखती है कि सैमी की पीठ पर भी वही सिंबल बन रहा था जो उस शेल्टर वाले जार पर बना था। कारा उसे लेकर ग्रैनी के पास जाती है
ग्रैनी उससे पूछती है कि क्या वो ईश्वर में विश्वास रखती है, पर सैमी मना कर देती है और ग्रैनी कहती है कि अब वो इसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, इसका गॉड से भरोसा उठ चुका है और शेल्टरिंग प्रोसेस शुरू होने के बाद अब एडम इसे ढूंढ ही लेगा। तभी यहाँ एडम आ जाता है और कारा सैमी को लेकर जंगल में भाग जाती है और एडम ने स्टीफन को पहले ही मार दिया था। कारा एडम से लड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे आसानी से ओवरपावर कर देता है और दूर फेंक देता है। इसके बाद एडम सैमी के मुंह से उसकी सोल खींच लेता है। इसके बाद एडम की पर्सनैलिटी सैमी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सैमी रोते हुए कारा के पास आती है और कारा उसे प्रेयर सुनाती है और फिर उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करती है जिससे उसकी बेटी को मुक्ति मिल जाए और एक लकड़ी में उसकी गर्दन घुसा देती है जिससे एडम की मौत हो जाती है और नास्तिक प्रीस्ट के मरते ही सभी सोल्स उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती हैं और सैमी की बॉडी में उसकी सोल वापस लौट आती है और सैमी जाग जाती है। अब ये देख खुशी से कारा सैमी को गले लगा लेती है, लेकिन तभी सैमी डेविड की धुन गुनगुनाती है जिसका मतलब वो सभी सोल्स प्रीस्ट की बॉडी से निकलकर सैमी की बॉडी में आ गई हैं और शायद प्रीस्ट का कर्स अब सैमी पर ट्रांसफर हो गया है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना, या आपके कोई सजेशंस हो तो प्लीज जरूर बताना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ऐसे और भी वीडियोस पाने के लिए। अब आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हॉरर के साथ।